हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य अध्यापक। और मैं अब आज ये दूसरी सेकंड वीडियो लेकर के आई हूँ। हम कोर्स कर रहे हैं 502, उसका ब्लॉक 1 और यूनिट 1 है ना। यूनिट 1 का ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में कोशिश करूँगी मैं इसको सम अप कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है। देखते हैं ये कंप्लीट हो पाती है या नहीं। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि छात्र कैसे सीखते हैं। ठीक है, छात्र कैसे सीखते हैं, इसका हमने ये इमिटेशन वाला, अनुकरण वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम पढ़ेंगे अवलोकन। ठीक है, अवलोकन बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको अभी ये हम पढ़ चुके हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अवलोकन क्या होता है। अवलोकन, इसका इंग्लिश टर्म क्या होगी? ऑब्जर्वेशन। कई बार अनुकरण और अवलोकन लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, सेम नहीं है। अनुकरण में क्या होता है, हम किसी के बिहेवियर को हूबहू कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अवलोकन में क्या होता है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी कंप्लीट बिहेवियर को मतलब फॉलो ना करके, कॉपी ना करके, हम उसके बिहेवियर का कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम अपने बिहेवियर में ऐड कर देते हैं, उसको हम अवलोकन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी आदर्श के व्यवहार को देखकर पुनः उसका निर्माण करना। देख तो रहे हैं और फिर निर्माण खुद से कर रहे हैं, डिट्टो कॉपी इसमें करना इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, संपूर्ण व्यवहार की जगह व्यवहार के किसी विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। समझ में आ गया? आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि अवलोकन क्या है और अनुकरण क्या है। दोनों ही चीज़ें एक नहीं होती, सुनने में कई बार एक लगती है, पर ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रयत्न एवं त्रुटि। ठीक है, अब प्रयत्न एवं त्रुटि क्या है? ये हमारा, आपने ये देखा होगा कि हम किस तरीके से सीखते हैं। हमने दो चीज़ें अभी तक सीख ली कि एक तो इमिटेट करके यानी अनुकरण करके बच्चा सीखता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन से सीखता है ना, अवलोकन करके सीखता है। तीसरा हमारा ये प्रयत्न एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर से सीखता है। ये आपने थॉर्नडाइक वाला ये प्रयोग आपने पढ़ा होगा, बिल्ली वाला जो प्रयोग था। ठीक है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट रटना और ये उसको पढ़ना, ये सब ज़माने अब गए। अब इस तरीके से डीएसएस भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको अब यहाँ से पढ़िए। ये जो प्रयत्न एवं त्रुटि के जो 3 नियम हैं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ये है, पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम क्या कहता है और प्रभाव का नियम क्या कहता है, पहले हम इसको समझेंगे। चलिए हम सीखते हैं अभ्यास का नियम क्या कहता है। अभ्यास मतलब किसी चीज़ को करना या उसका अभ्यास करना हम जारी क्यों रखते हैं, क्या ऐसी वजह हो जाती है कि हम किसी चीज़ को करते रहते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न है उद्दीपन यानी स्टिमुलस, यानी उद्दीपन जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उस चीज़ का अभ्यास हम उतना ज़्यादा करते रहेंगे, और उद्दीपन जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा हम उस चीज़ का अभ्यास करना उतना ही डाउन कर देंगे। अब कैसे, इसको समझते हैं। मान लीजिए क्लास है, क्लास में एक बच्चा है, वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेकर के आया। ठीक है, और क्लास में सिर्फ वही एक ऐसा बच्चा था जो सब्जेक्ट में पूरे फुल मार्क्स लेकर के आया, बाकी किसी के 9.5, किसी के 9, किसी के 8 ऐसे नंबर आए। ठीक है, तो टीचर ने क्या करा, उसके लिए क्लैपिंग करवा दी। ठीक है, अब उसने क्लैपिंग करवा दी तो वही बच्चा बड़ा खुश। अब जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो उसमें भी उसने क्या करा, वही सेम पैटर्न अपनाया, सेम उसको उसने रिवीजन करी और फिर दोबारा से वो 10 आउट ऑफ 10 लेकर के आ गया। ठीक है, अब इस बार टीचर ने क्या करा, उसके लिए क्लैपिंग ना करवा के उसको एक चॉकलेट गिफ्ट कर दी। नेक्स्ट टेस्ट में भी ऐसे ही हुआ। अब नेक्स्ट टेस्ट में उसने क्या करा कि भाई उसको चॉकलेट वगैरह या क्लैपिंग वगैरह ना करवा के उसके पेरेंट्स को बुलवाया, उसके पेरेंट्स के सामने उसकी प्रेज़ कर दी, उसके पेरेंट्स के लिए भी क्लैपिंग करवा दी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेस्ट में भी वो दोबारा ही इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, यानी अपना रिवीजन करेगा, टेस्ट देगा और अच्छे से वो कोशिश करेगा कि वो फुल मार्क्स लेकर के आए। आप देख रहे हैं, यानी हमारा जो उद्दीपन यानी जो स्टिमुलस है जितना ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो उस चीज़ को करने की कोशिश करता जा रहा है, यानी अपना अभ्यास का नियम वो कंटिन्यूसली उसको करता जा रहा है। इसे कहते हैं अभ्यास का नियम, कि हमारा स्टिमुलस यानी उद्दीपन जितना ज़्यादा इंटेंस होगा किसी चीज़ को करना, हम उसी ही इंटेंसिटी के साथ हम जारी रखेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं अभ्यास का नियम। अब अगर मैं मान लो इसका उल्टा एग्जाम्पल लूँ कि मान लो बच्चा 10/10 लेकर के आया पहले टेस्ट में। ठीक है, तो एक बार क्या करा, टीचर ने क्लैपिंग करवा दी तो बच्चे को बहुत अच्छा लगा। दूसरे टेस्ट में भी क्या करा, टीचर ने फिर वो 10/10 नंबर लेकर के आया, टीचर ने फिर क्लैपिंग करवा दी। अब उसने सोचा कि चलो यार, अभी भी फिर भी मैम ने क्लैपिंग करवा दी,
तीसरे टेस्ट में फिर मैम ने क्लैपिंग करवा दी। तो बच्चों को लगा कि क्या मैम रोज़ रोज़ क्लैपिंग करवा देती है और मेरा तो भाई इतना टाइम जाता है इसको टेस्ट को प्रिपेयर करने में, तो ठीक है ना, ज़रूरी है क्या 10/10 नंबर लेकर के आना। हमें ऐसा करता हूँ 9.5 या 8 नंबर आ जाते हैं तो वो भी मेरे लिए सफिशेंट है। तो अब देख रहे हो क्या हो रहा है, यानी उद्दीपन यानी स्टिमुलस जैसे जैसे वो बोरियत से भरता जा रहा है उसका स्टिमुलस, यानी उसके लिए वो इंटेंस नहीं रह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अभ्यास को कम कर दे रहा है, अभ्यास को कम कर दे रहा है। इसी को बोलते हैं अभ्यास का नियम। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या है? प्रभाव का नियम कहता है कि किसी चीज़ को करने पे हमारा अनुभव कैसा है, या उसकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी है, सुखद है या दुखद है। यानी अगर मैं कोई काम कर रही हूँ उससे मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि मैं वो काम करूँगी या नहीं करूँगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने आज मान लीजिए कोई छोटी सी बच्ची है, ठीक है, और उसकी मम्मी सो रही है और उसने देखा कि भाई किचन में बर्तन रखे हुए हैं, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे बर्तन को धो देती हूँ, मम्मी को अच्छा लगेगा। अब उसने बर्तन धो दिए और मम्मी जब सो के उठी और उन्होंने देखा कि भाई बच्चे ने किचन पूरी क्लीन कर दी है, तो मम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। ठीक है, तो अब उसको क्या लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो उसने अगली बार भी ऐसे करने की कोशिश करी कि जब जब मम्मी उसकी थकी हुई तब तब उसने किचन को क्लीन करने की कोशिश करी। यानी उसका अनुभव कैसा था, सुखद था, इसलिए जो है उसने उसका प्रभाव का नियम उसका कैसा रहा, उस प्रक्रिया को उसने करना जारी रखा। लेकिन अगर वहीं पे ऐसा होता कि मम्मी उठ करके उसकी पिटाई लगा देती कि तुम छोटी बच्ची हो, बर्तन टूट जाते, या तुमने क्यों बर्तन धोए, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम पढ़ना है, अगर उसकी पिटाई लगा देती या डांट देती, तो क्या वो बच्ची उस प्रोसेस को करना जारी रखती? नहीं। तो इसे ही बोलते हैं हम प्रभाव का नियम। ठीक है, तो अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इसमें डिफरेंस समझ में आया क्या है? अभ्यास के नियम में ध्यान रखिएगा, अभ्यास के नियम में स्टिमुलस का रोल होता है, ठीक है, और प्रभाव के नियम में किसका रोल होता है, सुखद या दुखद अनुभव का रोल होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट इज तत्परता। तत्परता वही चीज़ है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए आप कितने रेडी हैं, कितने तत्पर हैं। अगर आप रेडी हैं तो आप वो चीज़ सीख पाएंगे, ठीक है, प्रयत्न और त्रुटि से सीख पाएंगे। अगर आप रेडी नहीं हैं तो वो चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज और बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है सहभागिता से। सहभागिता मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप, ठीक है, एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ठीक है, इसे हम सहभागिता कहते हैं। बहुत लंबा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम बस ये चीज़ समझेंगे कि जब सहभागिता यानी कोऑपरेशन से बच्चा सीखता है तो वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है उसमें। स्व अधिगम पर बल होता है इसमें, और स्व आकलन पर, मतलब सेल्फ लर्निंग होती है और सेल्फ असेसमेंट भी बच्चा करता है। ठीक है, जब वो खुद से सीखेगा तो जाहिर सी बात है अपने पीयर ग्रुप के साथ सीखेगा या टीचर के साथ मिलके सीखेगा, तो वो सेल्फ अपने आप से सीखना समझेगा, है ना, अपने आप से सीखेगा और अपने आप ही उस चीज़ को असेस भी करेगा कि अरे मैंने जितना सीखा है क्या वो ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि मैम क्लास में ग्रुप्स बनवा देती हैं और ग्रुप्स बनाने के बाद क्या होता है, बच्चों से कहते हैं कि चलो भाई आपस में अपनी कॉपीज़ को फ्लिप करो और देखो कि आप इसकी कॉपी चेक करो और आप दूसरे वाले की, अपने पार्टनर्स की कॉपी चेक करो। तो क्या कर रहा है बच्चा, एक तो अपने आप सीख भी रहा है, ठीक है, उस गलतियों को डायग्नोज मतलब निकाल भी पा रहा है, देख भी पा रहा है कि कैसे कैसे गलतियाँ होती हैं, और अपने आप वो चीज़ों को असेस भी कर रहा है ना। तो इसे हम कहते हैं सहभागिता से सीखना। नेक्स्ट इज खोज एवं पूछताछ। अब खोज और पूछताछ के थ्रू भी वो सीखता है। ये खोज और पूछताछ यानी डिस्कवरी एंड लर्निंग मेथड जो है, ये हमारा जेरोम ब्रूनर ने दिया था 1960 में। ठीक है, इसको क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, जो ये है अनुभव व पूर्व ज्ञान समस्या समाधान का आधार होता है। अब इसमें क्या होता है, डिस्कवरी एंड लर्निंग इंक्वायरी मेथड जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, जो हमारा अनुभव और हमारा पूर्व ज्ञान होता है, इसी के को आधार मान करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वातावरण से अंतर संबंध। वातावरण से अंतर संबंध कैसे? अब डिस्कवरी क्या है, डिस्कवरी कैसे करेंगे, जब हम किसी एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होंगे, उसको उसमें घुसेंगे अंदर, उसको समझेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये वातावरण से हमारा अंतर संबंध बन रहा है। तब ये हमारा ये वाली जो ये मेथड है खोज एवं पूछताछ, ये निकल करके आती है। नेक्स्ट इज सूझबूझ का प्रयोग। अब डिस्कवरी और इंक्वायरी, इस मेथड में क्या है कि सूझबूझ का प्रयोग होता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज उपलब्ध आंकड़ों में संबंध ढूंढना। और क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है इसमें, जितने भी डाटाज होते हैं उसका आपस में इंटर रिलेशन सीखा जाता है। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, कैसे ये डाटा इस डाटा से मैच करता है। नेक्स्ट इज ज्ञात से अज्ञात की ओर। डिस्कवरी या जब भी हम इस विधि से कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें नोन टू अननोन जाते हैं। ठीक है, नोन टू अननोन यानी जो हमें पता है उससे वो चीज़ हम ढूंढ के निकालते हैं जो हमें नहीं पता है। ठीक है। नेक्स्ट इज विकल्पों की खोज। विकल्पों की खोज का मतलब है खोज एवं पूछताछ विधि में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को हम निकाल करके लेके आते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो ये वाला ऑल्टरनेटिव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज खोज एवं पूछताछ के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अब कोई भी विधि हो, कोई भी टीचिंग मेथोडोलॉजी हो, उसमें कहीं ना कहीं टीचर की तो इन्वॉल्वमेंट होगी और कहीं ना कहीं टीचर का रोल भी होगा। तो टीचर का रोल इस विधि में क्या रहता है, इसमें है समस्या का निर्माण करना। मतलब डिस्कवरी और इंक्वायरी मेथड में क्या टीचर प्रॉब्लम को क्रिएट करके बच्चों के सामने रखता है। ठीक है, और सिर्फ क्रिएट करके रखता ही नहीं है, समस्या समाधान में भी बच्चों की हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या है समस्या समाधान करने की प्रक्रिया को संभव बनाना। अब वो उनको ये भी बताता है कि इस प्रॉब्लम को आप इस प्रोसेस के थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी देता है, प्रॉब्लम के समाधान तक पहुंचने में हेल्प भी करता है, और समाधान तक पहुंचते पहुंचते जो भी प्रोसेस को के थ्रू हमें अंडरगो होना पड़ता है वो प्रोसेस भी टीचर उनको बताता है। तो टीचर की यहाँ पे क्या कैसी भूमिका हो गई, यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की, ठीक है, सुगमकर्ता की भूमिका यहाँ पे बन गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ये वाला टॉपिक, शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब क्यों है भाई शिक्षण की आवश्यकता। चलिए कोई भी हम टीचिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, क्या हो जाएगा ऐसे में मैं पढ़ा दूँगी तो क्या क्या ऐसा हो जाएगा कि भाई मुझे आपको पढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है व्यवहारिक रूपांतरण के लिए। मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे के लिए होगा, व्यवहारिक रूपांतरण के लिए। इसका क्या मतलब है कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आ जाएगा। अब क्या चेंज आएगा आपके बिहेवियर में, हो सकता है आपका वो कॉन्सेप्ट पहले कोई और तरीके से क्लियर हो, अब हो सकता है आपको क्लैरिटी ज़्यादा आ गई हो। ठीक है, तो व्यवहारिक रूपांतरण के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के लिए। संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। कोई चीज़ क्यों पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की नॉलेज आ जाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज आपके अंदर बैठ जाए कि भाई ये टॉपिक ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। ठीक है, और टीचिंग की आवश्यकता ये क्यों होती है, ये अनुभव के लिए, अनुभव के लिए, अनुभव के लिए। ठीक है, क्यों होती है कि मैं पढ़ा इसलिए रही हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाए। ठीक है, आप पढ़ किस ले रहे हैं, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए किस चीज़ का, ये जो टॉपिक NIOS में दिए हुए हैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन जो चीज़ें हैं इनकी वजह से हमें टीचिंग की आवश्यकता होती है, और यहीं से हमारी कुछ लर्निंग थ्योरीज निकल के आती हैं। अब लर्निंग थ्योरीज बहुत सिंपल हैं, या आपने अगर डाइट करी है, DLED करा है, या आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये आपने थ्योरीज़ पढ़ी होंगी। तो इन थ्योरीज़ को पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आता है। अब कोई ये पेवलोव के डॉग वाला या स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, ये इस टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, या उसका प्रयोग क्या था, ये ऐसा कोई नहीं पूछता। अब वो पूछते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। चलिए पहली बात आती है व्यवहारिक रूपांतरण के लिए, यानी व्यवहार में परिवर्तन के लिए। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या है, बिहेवियरल चेंज। अब बिहेवियरल चेंज की हमारे पास ये थियरीज हैं, एक तो शास्त्रीय अनुकूलन और ये सक्रिय अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ये ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको समझते हैं क्या है। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग ये थ्योरीज थी क्या, ये बिहेवियर में चेंज करने के लिए तो थी, है ना, बिहेवियर ही तो चेंज कर रहे थे, हम यही तो देख रहे थे। क्लासिकल में क्या था, डॉग के बिहेवियर की तो कंडीशनिंग की गई थी कि भाई पहले वो लेकर के आता था, पहले बेल बजाता था, फिर उसको फूड दिया जाता था, फूड लेके सामने आते थे तो डॉग को सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता था, है ना। फिर एक टाइम बाद क्या करा, बेल बजाई और फूड नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसको जो है सलाइवा आता रहा। तो हमने किस चीज़ की कंडीशनिंग कर दी, बेल के साथ कंडीशनिंग कर दी कि उस बेल को बजते के साथ ही उसको जो है डॉग को सलाइवा आना स्टार्ट हो जाए। तो ये क्या करा हमने, उसके बिहेवियर में चेंज करा। ठीक है, और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर वाले में क्या करा था हमने,
उसने बार बार पिजन ने क्या करा, लिवर दबाया, लिवर दबाया। जैसे ही उसने लिवर दबाया, सही लिवर पे उसका पैर पड़ा और उसको फूड निकल करके सामने आ गया। फिर उसने ये प्रोसेस बार बार दोहराया। फिर थोड़े टाइम बाद पिजन को समझ में आ गया कि भाई सही लिवर ये है, ये लिवर अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फूड आ जाता है ना। तो हमने किस चीज़ की कंडीशनिंग करी, पिजन की कंडीशनिंग करी कि सही लिवर दबाना उसको आ जाए, तो सही लिवर दबाना उसको आ गया, है ना। तो व्यवहार में रूपांतरण के लिए, है ना, इस चीज़ के लिए जो है टीचिंग की आवश्यकता होती है। और व्यवहार में रूपांतरण के लिए जब हम ये पढ़ते हैं तो इस पर हमारी दो ये लर्निंग थ्योरीज निकल के आती हैं। चलिए अब इसको हम एक बार देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या इम्पोर्टेंट है, प्राप्त किए गए व्यवहार का अनुकूलन। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है कि प्राप्त किया गया व्यवहार। अब प्राप्त किया गया व्यवहार क्या था, क्या व्यवहार था, व्यवहार था सलाइवा आना, है ना। उसका अनुकूलन, उसकी कंडीशनिंग हमने करी थी। नेक्स्ट इज उद्दीपक या स्टिमुलस की भूमिका। इसमें क्या है, स्टिमुलस की भूमिका रहती है। ठीक है, अभी ऑपरेंट कंडीशनिंग में चलो इसको साथ साथ पढ़ते हैं ताकि हमें डिफरेंस भी समझ में आ जाए। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, ये जो प्राप्त किया गया व्यवहार है उसका उसका अनुकूलन किया जाता है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, स्वाभाविक अथवा निकले गए, यहाँ पे निकले होगा, निकले गए व्यवहार का अनुकूलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, निकला गया जो व्यवहार है उसका अनुकूलन किया जाता है। निकला गया व्यवहार क्या था, निकला गया व्यवहार था उसका पिजन का लिवर को प्रेस करना, सही लिवर को प्रेस करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स की भूमिका मेन होती है। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस की भूमिका मेन थी। ठीक है, क्योंकि स्टिमुलस ही तो दिया जा रहा था, उसी की वजह से तो सलाइवा आ रहा था डॉग को। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स की भूमिका मेन होती है। क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्स ही तो पहले हो रहा था, वो रिस्पॉन्स ही तो करा थी, लिवर को प्रेस ही तो कर रहा था, यही तो उसका रिस्पॉन्स था। अगर वो लिवर को प्रेस ही नहीं करता तो क्या उसको स्टिमुलस यानी कि फूड मिलता, नहीं मिलता, है ना। तो इसमें क्या है, रिस्पॉन्स की भूमिका ज़्यादा होती है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, पहले स्टिमुलस दिया जाता है, जैसे कि स्टिमुलस क्या था, पहले बेल और फिर उसके बाद फूड और उसके बाद रिस्पॉन्स फिर बाद में आता है। रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा आना। ठीक है, इसमें क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले रिस्पॉन्स किया जाता है यानी लिवर को प्रेस किया, उसके बाद उसको स्टिमुलस मिलता है, यानी स्टिमुलस मतलब फूड। जैसे इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था, पहले खाना मिला उसके बाद लार आई, यानी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस मतलब फूड और रिस्पॉन्स मतलब ये जो हमारा ये था सलाइवा आया। ठीक है, और ऑपरेंट कंडीशन में क्या था, पहले अनुक्रिया हुई यानी पहले रिस्पॉन्स हुआ यानी लिवर दबाया गया, उसके बाद फूड मिला यानी खाना यानी स्टिमुलस मिला। ठीक है, चलिए तो अब ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हो रहा है पुनर्बलन जो हमको मिल रहा है स्टिमुलस है। अब ये देखते हैं कि स्टिमुलस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, पुनर्बलन के प्रकार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप ये समझ लीजिए कि बच्चों का सालों साल ये टॉपिक क्लियर ही नहीं होता है, उनको मतलब समझ ही नहीं आता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट क्या है ना, उनको समझ ही नहीं आता है ये चीज़। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे और ये टॉपिक मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगी कि आपको ये टॉपिक कभी आपके गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आइए पहले इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है। अब सीखते हैं सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ध्यान से वर्ड बाय वर्ड सुनिएगा। किसी प्रिय वस्तु को देना हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, और नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, किसी अप्रिय वस्तु को हटाना, ये हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अब इसको समझाती हूँ मैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हमें कोई पॉजिटिव चीज़ मिल जाती है, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहता है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमें कुछ नेगेटिव चीज़ दी जाती है, उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमें कोई ऐसी चीज़ हमको दे दी जाती है, हमें ऐसी ऐसी चीज़ हमें प्रोवाइड कराई जाती है जो हमारे लिए बहुत अच्छी हो, और उससे फिर हम क्या करते हैं, हम अपने काम को करना जारी रखते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ऐसी कोई चीज़ जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है उस चीज़ को हटा देते हैं ताकि हम उस बिहेवियर को काम को करना जारी रखें। दोनों ही तरीके के रीइंफोर्समेंट में, ठीक है, काम को दोहराया ही जाएगा। हमारा फोकस किस पे रहता है कि वो क्रिया हम करते ही रहें। ठीक है, वो प्रोसेस हम करते ही रहें।
इसको कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 9th या 10th क्लास के बच्चे हैं और उनको हमने बोला कि आप ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आप लोग लर्न करके आइए, और अगर आप लोग लर्न कर लेते हैं तो आपको जो है गेम्स का एक्स्ट्रा पीरियड हम दे देंगे। अब गेम्स का पीरियड उनको बहुत अच्छा लगता है भाई, ठीक है। तो हमने क्या करा कि वो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर ले, हमने उनकी कोई प्रिय वस्तु उनको दे दी, यानी ऐड ऑन कर दी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। हमने ऐड ऑन कर दी उनकी प्रिय वस्तु, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी किसी काम को करवाने के लिए हमने कोई उनकी अच्छी चीज़ जो उनको अच्छी लगती थी, हमने उस चीज़ को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? मान लीजिए कि ऐसी चीज़ है कि हम गेम का पीरियड बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं बन पा रहा है कि एक्स्ट्रा गेम का पीरियड उनको मिल पाए। तो अब हम क्या करेंगे? तो टीचर आया क्लास में, बच्चों को बोला कि अरे भाई आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो, बदले में क्या चाहिए? तो बच्चे बोलते हैं हमें ये तो गेम्स का पीरियड दे दो। अब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गेम्स का कोई पीरियड बन ही नहीं पा रहा है। तो अब टीचर ने सोचा कि चलो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ चलते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? तो उसने बोला कि देखो गेम्स का पीरियड तो मैं आपका नहीं मतलब बढ़ा पा रहा हूँ, हाँ मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि आपको जो पीटी ड्रिल करना अच्छा नहीं लगता ना, अब ऐसा नहीं है कि पीटी ड्रिल बेकार होती है, पर मान लीजिए बच्चे हैं उनको 1 घंटे की पीटी ड्रिल करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको बहुत बोरियत लगती है इस चीज़ में। तो टीचर क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि चलो एक काम करते हैं, आपका पीटी ड्रिल का पीरियड कैंसिल कर देते हैं, उसको 0 पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी हमने जो चीज़ बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, हटा दी। समझ में आई आपको बात? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ चीज़ अच्छी चीज़ ऐड करते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी बेकार चीज़ को हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ पे उनको अच्छी चीज़ हमने क्या दे दी? गेम्स का एक्स्ट्रा पीरियड दे दिया। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ने क्या करा कि उनको जो है पीटी ड्रिल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो हमने हटवा दिया कि 1 हफ्ते तक आपको कोई पीटी ड्रिल नहीं होगा, वो 0 पीरियड हो जाएगा, उसमें बच्चे कुछ भी करते रहें। तो हमने क्या करा? नेगेटिव चीज़ उनकी हटा दी जो उनको अच्छी नहीं लगती थी, और उसकी वजह से बच्चों ने क्या करा कि अरे हमको तो अब 0 पीरियड मिल जाएगा, और हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हो दोनों ही चीज़ों में हमने क्या करा, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही तरीके के रीइंफोर्समेंट में क्या करा, हमने बिहेवियर को हम चाहते हैं कि बिहेवियर दोहराया ही जाए, ठीक है। हम बिहेवियर को रोकना नहीं चाहते, हम बिहेवियर को दोहराना चाहते हैं कि बच्चे इस बिहेवियर को दोहराएं, इसलिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का हमने सहारा लिया। अब कन्फ्यूज़न कहाँ आती है? कई बार कन्फ्यूज़न आती है यहाँ पे, नकारात्मक पुनर्बलन और दंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या क्या इनमें डिफरेंस है? नकारात्मक पुनर्बलन में हम क्या करते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ को, ठीक है, एक सेकेंड, कोई नेगेटिव चीज़ को हम हटा देते हैं, ठीक है, हमने नेगेटिव चीज़ हटा दी। अब दंड यानी पनिशमेंट में पनिशमेंट में क्या करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, हम वो चीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। दंड का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा उनकी अप्रिय चीज़ है, हम उस चीज़ को हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। या उनकी कोई बहुत अच्छी चीज़ है या जो उनको अच्छा लगता है, हम उस चीज़ को हटा देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वही ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ है। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बच्चे लर्न नहीं करके आए, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने बच्चों को वैसे बोला, मैंने कहा कि चलो अब आपको मैं आपका ये 0 पीरियड आपको दे दूँगी, और ये पीटी ड्रिल वाला पीरियड आपका हट जाएगा। फिर भी मैंने क्या देखा कि बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करके नहीं आए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी? अब मान लीजिए मैं दंड की तरफ बढ़ी, पनिशमेंट बच्चों को देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं या तो ये कर सकती हूँ कि उनकी पिटाई कर सकती हूँ, है ना, उनको डांट सकती हूँ, और या उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगा सकती हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास किसी बच्चे को पसंद आएगी? स्कूल के पीरियड के बाद रुकना, जाहिर सी बात है बच्चों को नहीं पसंद आएगा। यानी कोई ऐसी चीज़ जो प्रिय है, मान लीजिए टाइम से घर पहुंचना उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, उनकी छुट्टी का टाइम कट कर दूँगी और उनको रोक लूँगी, बोलूँगी चलो अब आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? पनिशमेंट। यानी जो उनकी कोई प्रिय चीज़ है उसको हटा देना। या फिर मैं और क्या करूँगी, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि चलो आप लोगों ने फॉर्मूलाज नहीं लर्न करें, तो आपकी सज़ा ये है कि अब आपका इस हफ्ते कोई भी गेम्स के पीरियड नहीं होंगे,
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, देखो कोई प्रिय चीज़ है वो हमने हटा दी है। जब कोई अच्छी चीज़, जो बच्चों की कोई अच्छी चीज़ थी, उसको हमने हटा दिया है, तो नकारात्मक पुनर्बलन में नहीं आएगा, वो आएगा हमारे दंड के अंदर यानी पनिशमेंट के अंदर। डिफरेंस समझ में आया आपको? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है? बच्चों को सालों साल इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आता और बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं देती हूँ कि कोई एक टीचर है और वो बच्चों को कहता है कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक लर्न करके आइए, अगर आप लर्न करके आएंगे तो मैं आपको गेम्स का एक्स्ट्रा पीरियड दे देती हूँ, और अगर आप लर्न करके नहीं आएंगे तो आपको गेम्स का एक्स्ट्रा पीरियड नहीं मिलेगा। तो कौन सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा और कौन सा पनिशमेंट होगा? आपको समझ में आ रहा है अभी? ये नकारात्मक पुनर्बलन और पनिशमेंट, ठीक है। आई होप इसका डिफरेंस आपको समझ में आया। पनिशमेंट में क्या करते हैं, हम प्रिय चीज़ को हटा देते हैं या अप्रिय चीज़ को ऐड कर देते हैं। बुरी चीज़ को ऐड कर देंगे या अच्छी चीज़ को हटा देंगे। जैसे बुरी चीज़ को ऐड करना मतलब मैं उनको डांट दूंगी, एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगी, ठीक है, या फिर उनका गेम्स का पीरियड हटा दूंगी, या बच्चों को बोलूँगी आज आपका लंच वाला पीरियड, आपको कोई लंच नहीं मिलेगा, लंच वाला पीरियड आपका ज़ीरो कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब पनिशमेंट के अंदर आ जाएगा। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम उनकी कोई ऐसी चीज़ जो उनको अच्छी नहीं लगती वो हम वहाँ से हटा देते हैं। तो आई होप ये टॉपिक, इसको मैंने समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि ये बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग रहते हैं हमेशा। अगर आपको नहीं समझ में आया, इसको एक बार, दो बार, तीन बार दोबारा समझिए, ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और फिर वापस कभी आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षण। अब और हमें टीचिंग की ज़रूरत क्यों होती है? संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी नॉलेज बढ़ाने के लिए। नॉलेज बढ़ाने के लिए हम करते हैं। तो नॉलेज के लिए हमारी कौन सी ये दो थ्योरीज निकल के आती है, एक तो प्याजे वाली थ्योरी और लेव वाइगोत्स्की वाली थ्योरी, ठीक है। अब इसमें थियरीज़ को रटना या रटाना मेरा मकसद नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। पहला है संज्ञानात्मक विकास की प्याजे की चार अवस्थाएं। एक तो आपको ये चारों अवस्थाएं याद करनी है, ठीक है। जैसे ये है, ये कौन से होते हैं? संवेदी गत्यात्मक। इसमें सेंसरी मतलब अपने सेंस से बच्चा सीखता है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये पता है ना आपको। नेक्स्ट इज पूर्व संक्रिया काल। कौन से किस साल तक होता है? 2 से 7 साल तक। कंक्रीट में कंक्रीट चीज़ों से देख के सीखता है, ठीक है। और फॉर्मल में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से भी वो सीख जाता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये अपने आप से करने हैं, इसको समझना है, पढ़ना है, इसका डिटेल आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। और मेन इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अभी तक डीएसएसबी जो क्वेश्चंस बनाता आ रहा है वो था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का ही पार्ट है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। अब इनको हम इंग्लिश में ही समझेंगे। हिंदी टर्मिनोलॉजी याद करने की आपको अगर इच्छा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको गूगल कर लीजिएगा कि इसका हिंदी टर्म्स क्या होगा, बट मेरी आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इनको इंग्लिश में ही याद कीजिए। इंग्लिश में अगर आप याद करेंगे तो आपको एक तो ईजी पड़ेगा, और हिंदी में ना एक टर्म के लिए बहुत सारे नाम आ जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन करते टाइम ना हमें गड़बड़ हो जाती है, अरे क्या एसिमिलेशन पूछ रहा है, अकोमोडेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में करोगे, इंग्लिश में एक ही नाम है, तो वहाँ पे आप लैंग्वेज स्विच करके भी पूछ सकते हो कि कौन सी टर्मिनोलॉजी हमसे पूछी जा रही है, तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। हिंदी में जाओगे तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। चलिए, इक्विलिब्रियम से पहले हम समझते हैं डिसइक्विलिब्रियम क्या है। चलिए, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पे हमने कुछ सीखा है, मान लीजिए ये चीज़ हमने सीख ली है और हमारे सामने ये नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब जब ये नई सिचुएशन क्रिएट हो गई और जो हमने पहले से सीखा है, इसकी वजह से ये नई सिचुएशन में कोई बैलेंस क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है, हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अरे हमने तो ऐसे सीखा था, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या कहते हैं रोटी या पराठा बनाना सीख लिया, मान लीजिए हमने स्टफ्ड पराठा बनाना सीख लिया, ठीक है। हम आलू का पराठा बना रहे हैं, पनीर का पराठा बना रहे हैं, फिर एक दिन हमने क्या करा, हमने स्टफिंग बना के रख दी और जब जैसे हमने पराठा बनाने की कोशिश करी, वो पराठा फटता चला गया। मतलब वो हम उसको बेल रहे हैं, बेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बेल नहीं रहा है, वो आटा फटता चला जा रहा है, उसकी सारी स्टफिंग बाहर आती जा रही है। तो ये क्या हो रहा है कि हमने जैसे पराठा बनाना सीखा था
और अब जो हम पराठा बना रहे हैं, वो जो सिचुएशन हमारे सामने में क्रिएट हो रही है, जो हमने सीखा था और जो हमारे सामने सिचुएशन है उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है, यानी वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम डिसइक्विलिब्रियम। यानी जो चीज़ हमने सीखी है और हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ आ गई है जिसकी वजह से हमारी पहले सीखी हुई नॉलेज वह काम नहीं आ पा रही है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, इसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा तरीका, मान लीजिए पराठा जैसे वो फटता चला जा रहा है, वो बिल नहीं पा रहा है हमारे हमसे, तो हम क्या करेंगे, स्टफिंग में हो सकता है थोड़ा सा सूखा आटा डालने की कोशिश करेंगे, चलो सूखा आटा डाल देते हैं, ठीक है, या हल्के हाथ से उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि अब हमारा पराठा बन रहा है, ठीक है, अब हमारा पराठा बिल गया है। तो अब ये क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम, यानी जो हम अब सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुई है और जो हम इसमें ये टेक्निक्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से ये सिचुएशन सॉल्व हो पा रही है। तो हमारा ये क्या सिचुएशन होगी, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। समझ में आया आपको? डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम क्या है, बहुत इजी टर्म्स हैं, बस इनको थोड़ा सा समझना है। डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारी सिचुएशन से हमारा बैलेंस नहीं बन पाता है, तो हम कोई और अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज स्कीमास। क्या होता है स्कीमा? क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर, मान लीजिए आपका ब्रेन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स बने होते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्कीमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमास, यानी इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे पैकेट। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके ब्रेन में, मान लीजिए ये पैकेट है, ये फूड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, इसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके अंदर सोशल साइंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या है, छोटे छोटे जो ये इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स आपके ब्रेन में इसने ये स्टोर कर रखे हैं, इसको हम स्कीमास बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन टर्म को ऐसे समझिए, ऑर्गेनाइज करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्रेन वाली बात है ना, ब्रेन में क्या था, मान लीजिए ये वाला जो इन्फॉर्मेशन का पैकेट था, ये फूड का था, पर क्या ये फूड वाला जो टॉपिक है, क्या ये फूड बहुत छोटा सा टॉपिक होगा? नहीं, इसमें कहीं कॉन्टिनेंटल फूड होगा, कहीं चाइनीज़ फूड होगा, कहीं साउथ इंडियन फूड होगा, कहीं हमारा नॉर्थ इंडियन फूड होगा। तो इस इंफॉर्मेशन के पैकेट के अंदर भी सबसेट बने हुए हैं, और हमारा ब्रेन इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपस में बने नहीं, मतलब एक साथ मिक्स ना हो जाए, तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के इन पैकेट्स को अच्छे तरीके से क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स यानी स्कीमाज या सबसेट्स को इस तरीके से स्टोर करना कि वो आपस में मिक्स ना हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन के दो पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अनुग्रहित करना, किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को समझ लेना। अब समझेंगे कैसे? समझने के यानी अडेप्टेशन के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन क्या है और अकोमोडेशन क्या है, इस चीज़ में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, इस चीज़ को हमें कैसे याद रखना है? सबसे पहले अभी जैसा मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसको समझना, फिर एक एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकोमोडेशन में क्या होता है? अकोमोडेशन को आप याद रखिए, नया स्कीमा बनाना यानी एन, और पुराने स्कीमा को ठीक करना यानी रेक्टिफिकेशन आर, एन और आर। ठीक है, एन और आर से हम अकोमोडेशन को याद रखेंगे कि अकोमोडेशन क्या है, जब जब हमारे दिमाग में नया स्कीमा बनेगा या फिर हम पुराने स्कीमा को ठीक करेंगे तो वो हमारा एकोमोडेशन होगा। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब एन आर, एकोमोडेशन एन आर। ठीक है, अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब है पुराने स्कीमा में नया स्कीमा जोड़ना। एसिमिलेशन एडिशन, एसिमिलेशन एडिशन। ठीक है, एसिमिलेशन को आप याद रखेंगे एडिशन से। अब क्या है ये, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये समझ गया ना? एकोमोडेशन में क्या है, नया स्कीमा जोड़ना, ठीक है, और पुराने स्कीमा को ठीक करना। सॉरी, एकोमोडेशन में क्या है, नया स्कीमा बनाना,
ठीक है, कोई नया स्कीमा है उसको डेवलप करना, और रेक्टिफिकेशन यानी पुराने स्कीमा को ठीक करना। न्यू और रेक्टिफिकेशन, न्यू को बनाना और रेक्टिफाई करना। और एसिमुलेशन में क्या है, पुराना स्कीमा आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसी में नया स्कीमा जोड़ देना। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने उसको एक बॉल ला के दी, वाइट कलर की, है ना, वाइट कलर की बॉल ला के दी। अब उसको पता नहीं था ये क्या चीज़ है। पेरेंट्स ने बताया कि भाई ये ऐसे बॉल है और इसको अगर हम उछाल के इससे खेलते हैं तो ये बाउंस होती है और इस तरीके से आप इससे खेल सकते हैं। तो बच्चे को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ उसके पेरेंट्स ने उसको ला के दी है, ठीक है। अब उसके दिमाग में क्या आया, उसने उससे खेला और उसके दिमाग में एक नया स्कीमा बना कि ये क्या है, बॉल है। तो ये नया स्कीमा क्या करा, बच्चे ने नया स्कीमा बनाया, ठीक है। नया स्कीमा बनाने के बाद उसने क्या करा, इसको अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया। तो ये हम क्या बोलेंगे, क्या करा है, ये अकोमोडेट करा है बच्चे ने, ठीक है, एकोमोडेशन हुआ है। समझ में बात आई। अब दोबारा क्या होता है, उसके पेरेंट्स फिर आते हैं और उसको एक एग देते हैं, एक अंडा देते हैं, वो भी वाइट कलर का है, ठीक है। अब वो क्या करा, बच्चे ने उसको देखा, उसने बोला अरे यार ये भी बॉल है, ये भी वाइट है और ये भी कुछ कुछ गोल है, ये भी खेलने की चीज़ होगी। अब वो क्या करता है, वो उसको उछालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको उछालता है और वो अंडा फूट जाता है। अब जब वो अंडा फूट जाता है तो बच्चे को लगता है अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो बॉल तो नहीं है। तो अब समझ रहे हो उसने क्या करा, फिर उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि ये क्या था। उसके पेरेंट्स ने बताया कि नहीं बेटा ये अंडा नहीं है, ये बॉल नहीं है, ये एग है, ये दिख रहा है आपको बॉल की तरह, पर ये बॉल नहीं है, इससे किसी खेलते नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, उसने क्या करा, अब वापस से नया एक स्कीमा बना लिया। नया स्कीमा किस चीज़ का बनाया, एक सेकेंड, पहले उसके पास स्कीमा क्या था, उसने जो नया स्कीमा बनाया वो नया स्कीमा क्या था, एक उसने बॉल का स्कीमा बनाया। फिर उसने नया स्कीमा किस चीज़ का बनाया, अब उसको समझ में आया कि भाई यार ये हर सफ़ेद वाली चीज़ जो है ये बॉल नहीं होती, ठीक है। इसने क्या बनाया, नया स्कीमा कितने किसका बनाया कि नया स्कीमा किस चीज़ का, ये अंडे का है, ये है एग। और फिर उसने क्या करा, पुराने स्कीमा को ठीक करा। क्या ठीक करा, क्या रेक्टिफाई किया, उसने रेक्टिफाई किया कि भाई हर गोल या सफ़ेद दिखने वाली चीज़ अंडा नहीं, बॉल नहीं होती, ठीक है। तो मुझे इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसने क्या करा, एक नया स्कीमा बनाया उसने बॉल का। फिर जब अंडा उसके पास आया फिर उसने एक नया स्कीमा बनाया, अंडे का नया स्कीमा बना। और उसने पुराने स्कीमा को ठीक करा कि हर गोल या हर सफ़ेद दिखने वाली चीज़ हमारी बॉल नहीं होगी, रेक्टिफाई किया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारा प्रोसेस आया हमारा किसके अंदर, ये सारा प्रोसेस आया हमारा अकोमोडेशन के अंदर। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करा उसके पेरेंट्स ने, उसे फिर एक बॉल ला के दी। इस बार बॉल जो है येलो कलर की थी। बच्चे ने देखा कि ये क्या है, उसको लगा कि कहीं इसको भी मैं उछालूंगा ये फूट तो नहीं जाएगा। तो उसके पेरेंट्स समझाते कि नहीं ये क्या है, ये भी बॉल है बेटा, पर ये वाइट कलर की नहीं है, ये येलो कलर की है। तो अब उसने क्या करा, पुराने स्कीमा में नया स्कीमा जोड़ लिया, यानी उसके पास वाइट बॉल का एक स्कीमा ऑलरेडी था, अब उसने ऐड करा येलो बॉल का स्कीमा, ठीक है। फिर उसके पेरेंट्स ने क्या करा, एक ब्लू कलर की बॉल ला के दी, ठीक है। फिर उसने ब्लू कलर के बॉल का स्कीमा ऐड ऑन किया। फिर ऐसे ही और ग्रीन बॉल, वाइट बॉल ऑलरेडी हो गई थी, ब्लैक बॉल, ठीक है, अलग अलग कलर्स की उसको बॉल ला के दी। अब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये नए नए स्कीमास को ऐड करता जा रहा है। वो क्या समझ में आ रहा है उसको कि भाई बॉल हमारी येलो कलर की भी हो सकती है, वाइट कलर की भी हो सकती है, ब्लू कलर की भी हो सकती है, और ये बाउंस कर रही है। तो वो क्या कर रहा है, ऐड ऑन करता जा रहा है, येलो ब्लू रेड ग्रीन, ये सारी हमारी बॉल्स हैं और उस पुराने स्कीमा में नया स्कीमा जोड़ रहा है। तो ये एसिमुलेट कर रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एसिमुलेशन। आई होप आपको इन दोनों ही टर्म्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि अकोमोडेशन क्या है और एसिमुलेशन क्या है, ठीक है। और ये समझिए इक्विलिब्रियम यानी किसी चीज़ को समझना या किसी चीज़ को हम सीखते कैसे हैं, इन दोनों प्रोसेस, ये दोनों सारी प्रोसेस साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है आज हमने अकोमोडेशन कर लिया कल एसिमुलेशन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो अकोमोडेशन और एसिमुलेशन में आपको डिफरेंस समझ में आया है। अकोमोडेशन क्या है, एसिमुलेशन क्या है। अकोमोडेशन में नया स्कीमा बनाना एन यानी न्यू, और रेक्टिफाई करना यानी आर। और एसिमुलेशन में क्या है, पुराने स्कीमा में नया स्कीमा ऐड कर देना। एसिमुलेशन एडिशन, एसिमुलेशन एडिशन, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए ये इसमें यही इतना इम्पोर्टेंट था। अब ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसमें क्या है भाई, हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि वाइगोत्स्की ने किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा था, सामाजिक अनुभव,
संस्कृति, भाषा, यानी एक तो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, हमारा कल्चर और लैंग्वेज पे उसका बहुत ज़्यादा फोकस था। ठीक है, बस यहाँ से इतना ही टॉपिक आपको इसको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करना। चलिए अब इसका लास्ट टॉपिक है कि हम सीखते क्यों हैं। लास्ट हमारा क्या है, अनुभव के लिए सीखते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा था, रूपांतरण के लिए यानी बिहेवियर में चेंज लाने के लिए सीखते हैं, व्यवहारिक रूपांतरण के लिए सीखते हैं, संज्ञान के लिए सीखते हैं, और अब हम अनुभव के लिए सीखते हैं। तो अनुभव के लिए क्या सीखते हैं, ये नए विचारों को पूर्ण नहीं, यहाँ पे पूर्व होगा, पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, किस लिए सीखते हैं कि हम हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें हम अपने नए विचारों को जोड़ लें। जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज क्या थी, जैसे अभी मैंने आपको पराठा बनाने का एग्जांपल दिया कि पराठा हमने बनाया, वो स्टफिंग अच्छी सी नहीं बन पा रही थी और जिसकी वजह से हमारा पराठा बन नहीं पा रहा था। तो हमने क्या करा, पूर्व ज्ञान में हमारे पास जो पहले से जो हमारा था इसकी स्टफिंग ऐसी होती है, हमने अपने नए विचार उसमें ऐड ऑन कर दिए। क्या ऐड ऑन करें, हमने उसमें सूखा आटा डालने की कोशिश करी, ठीक है, और हल्के हाथ से बेलने की कोशिश करी, बेलन को बहुत हल्के हल्के चलाया। तो ये हमारे नए विचार जब हमारे पूर्व ज्ञान में ऐड हुए तो हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला कि जब हमारी स्टफिंग थोड़ी सी गीली हो जाती है, मॉइस्चर उसमें आ जाता है, तो हम इस तरीके से भी हम पराठा सेक सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुभव के लिए शिक्षण हो गया। नेक्स्ट इज वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करना। ठीक है, और क्या इसमें शामिल है, जब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस के लिए ही टीचिंग या लर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राप्त अनुभव से नए ज्ञान की खोज करना। प्राप्त अनुभव से नए ज्ञान की खोज क्या करना, फिर से चलिए किचन से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आज आपको रोटी बनानी आ गई, अब रोटी बनानी आ गई तो अब क्या करेंगे आप, चलिए पराठा बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, पराठा बनाना अब आपको आ गई तो चलिए पूरी बनाना सीख लेते हैं। पूरी बनाने आ गई तो चलो स्टफ्ड पूरी या कचौड़ी बनाना सीख लेते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, एक अनुभव के साथ आप नया अनुभव जोड़ते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे नया अनुभव आप जोड़ रहे हैं तो नए ज्ञान की खोज होती जा रही है। ठीक है, तो ये एंड है इस टॉपिक का। ठीक है, आपकी एक यूनिट ये कंप्लीट हो गई है। इसको वापस से पढ़ना समझना, इसमें कुछ कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये वाला स्कीमा, अडेप्टेशन, ये सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया है इन दोनों में डिफरेंस, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, ये यूनिट आपकी ख़त्म हो गई है, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, दोबारा से पढ़िए, 2x पे चला के समझिए, या फिर आप कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उसका आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है तो हम इसको ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप वीडियो के साथ जुड़िए, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही मैं NIOS की सीरीज़ आगे बढ़ाती रहूँगी, और आपके हर ब्लॉक, हर यूनिट, हर कोर्स को मैं कंप्लीट करा दूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।